हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का 24 आवर डिफेंस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स को। जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा सेशन को स्टार्ट करने से पहले। और आपका ये सेशन जितने भी डिफेंस एग्जाम हैं, विशेष तौर पर एनडीए के लिए इस सेशन को हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, संचालित करने जा रहे हैं, जिसमें आपके एग्जाम एक प्रकार से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करने का यहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा और देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और याद रखिएगा, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है डियर, वही आपको चेंज करती है। यानी जिस चीज से आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, इसका मतलब वो आपको उतनी ही बड़ी सक्सेस दिलाने वाली है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बड़े संघर्षों से डरना नहीं है, लड़ना है और आगे निकलना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और जितने भी दोस्त बाद में सेशन को देखेंगे, आप सभी लोग आंसर करने का एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा डियर। सभी लोगों का आंसर जो है सेशन में जरूर आना चाहिए। ऑप्शन क्या है, दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, उसके अलावा एन जी मजूमदार या फिर एस आर राव। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ जो है मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफी सारी चीजें को हम लोगों ने डिस्कस भी किया है अपनी क्लासेस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डियर, आर डी बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, यहाँ पर आर डी बनर्जी के द्वारा जो है ये आपके मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका मोहनजोदड़ो, जिसमें सबसे जो पहली सभ्यता थी, इस सभ्यता का जो पहला स्थल था डियर, उसका नाम क्या है, तो हड़प्पा उसका नाम है। याद रखिएगा, जो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, यानी जब बात किया जाएगा कि मोहनजोदड़ो का पहला स्थल कौन सा खोजा गया था, तो उसका नाम है हड़प्पा स्थल। जो किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने। और ये या जो आपका मोहनजोदड़ो है, ये आर डी बनर्जी के द्वारा इसको खोजा गया है। सिंधु नदी के किनारे है। कौन सी नदी, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी किनारे है। और ये मोहनजोदड़ो जो है, यहाँ पर कई सारे साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जैसे विश्व का जो है अद्वितीय संरचना कही जाने वाली जो है एक प्रकार से स्नानागार की प्राप्ति हुई है। यहीं पर जो है इसी मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसी मोहनजोदड़ो में एक जो है पुरोहितवास की प्राप्ति हुई है। तो कई सारे महत्वपूर्ण संरचनाएं मिली हैं मोहनजोदड़ो में। और यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर, आर डी बनर्जी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने आंसर किया है आर डी बनर्जी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वाटर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाटर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, तो अगला जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्लेक्स या फिर रॉबर्ट क्लाइव। जितने दोस्त हैं सभी का आंसर भी कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर आना चाहिए। लेकिन आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी अल्मीडा। क्या हो जाएगा, डी अल्मीडा जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कौन थे, तो पुर्तगाली थे। याद रखिएगा, पुर्तगाली गवर्नर था डी अल्मीडा, जिसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई गई थी। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है डियर, तो एक प्रकार से समुद्र में स्थित जितने भी महत्वपूर्ण एक प्रकार से आइलैंड थे उन सब पर कब्जा करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ताकि अन्य देशों को व्यापार करने से रोका जा सके। ठीक है, और अपना प्रभुत्व स्थापित किया जा सके हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए। और भारत में व्यापारी, विदेशी व्यापारी जो पहली बार आए थे समुद्री मार्ग से, वो कौन थे, पुर्तगाली थे। और उन्हीं पुर्तगालियों में वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था 1498 में। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। और आंसर है डी अल्मीडा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, ये आपका क्वेश्चन है। क्या नाम है, गौतम, अलार कलाम, सुधर्मन या फिर अशंगा। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के बारे में काफी सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, और ये जब इन्होंने घर छोड़ा था, सबसे पहले सांख्य दर्शन की शिक्षा के लिए ये अलार कलाम के पास गए थे। किसके पास, सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने के लिए अलार कलाम के पास गए थे। और इस प्रकार से गौतम बुद्ध के जो गुरु का नाम है डियर, वो क्या हो जाएगा, अलार कलाम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने फिर जो है तपस्या किया, तप किया, और इसके बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
गौतम बुद्ध को, जिसके बाद इन्होंने सारनाथ में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। कहां पर? सारनाथ में, ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। उसके बाद जो है इनके मृत्यु के बाद जो है 4 एक प्रकार से बौद्ध धर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, संगीतियों का भी आयोजन किया गया था, जिनके बारे में कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। जिनमें आपकी पहली संगीति 483 में हुई थी राजगृह में, दूसरी जो है 383 में हुई थी वैशाली में, तीसरी जो है 251 में अशोक के समय में हुई थी। कहां पर? तो पाटलिपुत्र में। और चौथी संगीति जो है कनिष्क के समय में कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म, और आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा अलार कलाम। बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से किस नेता ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो इंडियन होम रूल लीग की जो स्थापना है, शुरुआत है, ये किसके द्वारा किया गया था? देखिए यहां पर 2 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला है इंडियन होम रूल आंदोलन, दूसरा है इंडियन होम रूल लीग। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब पूछा जाएगा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने किया, तब जो है आप लोग आंसर देंगे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तब आप लोग आंसर क्या लगाएंगे? हु एमंग द फॉलोइंग लीडर स्टार्टेड द इंडियन होम रूल लीग? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इनके द्वारा अप्रैल 1916 में पहली बार जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। लेकिन होम रूल आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और इसी होम रूल लीग में इसी के बाद दूसरा एक संगठन होम रूल लीग का जो है स्थापित किया गया एनी बेसेंट के द्वारा, लगभग सितंबर 1916 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। इस होम रूल की जो अवधारणा है ये 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा, उनकी एक किताब है जिसका नाम है कॉमनवेल, उसी पुस्तक में दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, कॉमनवेल में इसका जो है अवधारणा पहली बार दी गई थी होम रूल लीग आंदोलन की। और ये जो एनी बेसेंट है ये इसके पहले जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। 1989 में जो है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, जिसकी स्थापना किसके द्वारा? तो मैडम ब्लावस्टकी और कर्नल ओलकॉट के द्वारा किया गया था। वो पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। आंसर है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे चुना गया था? यानी हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मेट एट दिल्ली इन 1919, ठीक है। 1919 में हुआ था ये खिलाफत आंदोलन। सबसे पहले तो क्यों हुआ था? तो याद रखिएगा, एक प्रकार से जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके समाप्त होने के बाद मित्र राष्ट्रों के द्वारा तुर्की के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार के कारण जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, खिलाफत आंदोलन की। और इसमें अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो इसमें जो अध्यक्ष है ये महात्मा गांधी को चुना गया था, मोहनदास करमचंद गांधी को, ठीक है। महात्मा गांधी को चुना गया था, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी जो नाम आप लोगों ने यहां देखा है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो चंपारण आंदोलन के दौरान जो है महात्मा उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। उसके अलावा इन्हें जो है राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और ये उपाधि किसने दिया था? तो ये उपाधि दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1944 में, ठीक है, 1944 में दिया गया था। इस प्रकार से जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ गांधी जी के द्वारा चंपारण आंदोलन 1918 में, यहाँ पर अहमदाबाद खेड़ा आंदोलन 19, यहाँ पर चंपारण 1917 में, उसके अलावा खेड़ा और अहमदाबाद 18 में। उसके बाद आपका जो है जो रॉलेट एक्ट आया था उसका विरोध किया गया था 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था खिलाफत 1919-20 में। उसके बाद जो है 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में डांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, और साथ ही साथ जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 और 1942 में जो है 1942 में चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सारे आंदोलन याद रखिएगा गांधी जी से संबंधित, और आंसर है बी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा है सोलर सिस्टम से क्वेश्चन है आपका, ज्योग्राफी का है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, अर्थ है, यूरेनस है, बृहस्पति है या फिर शनि है। आपको पता है एक सूर्य होता है और सूर्य के चारों तरफ जो है ये सारे ग्रह जो हैं चक्कर लगाते रहते हैं। टोटल 8 ग्रह हैं। कितने हैं डियर? तो 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ जो हैं चक्कर लगा रहे हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पहले इनकी संख्या कितनी थी डियर? तो 9 थी, लेकिन इसमें से जो है यम को बाहर कर दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो है 2006 में। तब से ग्रहों की संख्या 8 बची है। ये जो 4 ग्रह अंदर के हैं इन्हें इनर प्लैनेट या फिर इन्हें
एक प्रकार से चट्टानी ग्रह कहा जाता है, जबकि ये जो आपके बाहर के चार हैं इनको आउटर प्लैनेट या फिर गैसियस प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो ग्रह ये क्वेश्चन है तो ये है बृहस्पति, जो आपका 5वें स्थान पर है। कौन सा? बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ इस बृहस्पति में जो है उपग्रहों की संख्या भी सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो बृहस्पति के हैं। यहाँ पर बुध आपका है जो सबसे करीब है सूर्य के। सूर्य के सबसे पास में कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखिएगा बुध ग्रह है। साथ ही साथ ये सबसे छोटा ग्रह भी है, इसमें कोई वायुमंडल नहीं है, ना ही तो इसका कोई उपग्रह है। यहीं पर आपका शुक्र है, तो इसका भी कोई उपग्रह यहाँ पर नहीं है। इसमें जो है इसे सांझ या भोर का तारा कहते हैं। पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं हमारी पृथ्वी है। नीला ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और ये शनि है। शनि जो है इसको सैटर्न जिसको हम लोग कहते हैं, ये शनि दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला एक प्रकार से ग्रह है शनि, जिसमें कई सारे कुंडल कवच, ये कुंडल टाइप बने के होते हैं, कई सारे जो है चक्र टाइप के बने होते हैं शनि में। और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व तो पानी से भी कम होता है, यानी पानी पर भी ये तैरने लगेगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आउटर में ये दो आपके हैं अरुण और वरुण। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिए। टोटल 8 ग्रहों की संख्या है और आंसर है बृहस्पति। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस देश की तटीय रेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील की? ठीक है, यानी कौन सा ऐसा देश है जिसकी तट रेखा जो है सबसे लंबी है, ये आपका क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा देशों के साथ बॉर्डर किसका लगता है, तो चाइना और रशिया है। लेकिन यहां पर तटीय रेखा पूछी गई है, जो सही होगा कनाडा की। ठीक है, कनाडा कहां पर है? तो ये आपका कनाडा जो है ये उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में आपका कनाडा है, याद रखिएगा। ओटावा इसकी कैपिटल है कनाडा की। और यहाँ पर सिख समुदाय ज्यादातर रहते हैं कनाडा में। सबसे ज्यादा लंबी तटीय रेखा इसकी है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के यहाँ पर बात करें, क्षेत्रफल के मामले में, तो रशिया जो है ये टॉप पर है, सबसे शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर कनाडा है। तीसरे स्थान पर जो है अमेरिका है। चौथे पर चाइना है। 5वें स्थान पर जो है यहां पर आप देखेंगे ब्राजील है। 6ठे पर यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। 8वें पर, 7वें पर जो है भारत है और 8वें पर अर्जेंटीना है। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग क्या है? 7वीं है, याद रखिएगा। और भारत पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 बन चुका है। आंसर है यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का कनाडा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी है? नाम क्या है डियर? तो उसका अरावली। क्या नाम है? अरावली। कहां पर विस्तृत है? तो ये राजस्थान से दिल्ली तक इसका विस्तार है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। माउंट आबू, माउंट आबू जो पर्वत शिखर है, जहां पर एक जैन टेम्पल है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैन टेम्पल माउंट आबू पर जो है ये इसी अरावली पर्वत श्रृंखला में है, राजस्थान में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो आंसर हैं यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर है बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती? आपको हमने कई बार बताया भी है कि जो कौन सी नदी है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है डियर। तो आपको हमने बताया जब कोई भी नदी जो है इधर अगर पूरब से पश्चिम की ओर बहेगी तो वो डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। और जब पूरब यहाँ पर पश्चिम से पूरब की ओर जो नदियां बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ज्यादातर नदियां पूरब यहाँ पर पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और कुछ ही नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ ज्यादातर नदियां बहती हैं। तो यहां पर हम बात करें तो गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड से होती हुई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए जो है ये पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। नर्मदा नदी जो है ये जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान होते हुए जो है ये आपका पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर आती है। तो ये नदी जो है आपकी नर्मदा नदी ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, याद रखिएगा। ठीक है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इस प्रकार की जो ज्यादातर नदियां होती हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर आती हैं वो जलप्रपात का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। और इसी नर्मदा नदी पर है आपका धुआंधार जलप्रपात। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात जो है किस पर है? नर्मदा नदी पर है। आंसर याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर जो है भारत का जो है सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है इसी नदी में। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। इसी नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर डैम बनाया गया है, जिसके किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू 182 मीटर की स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे
लंबी नदी की बात की जा रही है तो उस नदी का नाम क्या है डियर? तो उसका नाम है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी सबसे लंबी नदी है, महाराष्ट्र से इसको निकलती है गोदावरी नदी, याद रखिएगा। भारत की गंगा के नाम से जानते हैं इसे, और दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी को। लेकिन भारत में सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत के बाहर से आने वाली सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, और दक्षिण में प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा। आंसर क्या है आपके इस क्वेश्चन का? गोदावरी। तीसरा आंसर यहां पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है सुंडा ट्रेंच। कौन सा है? सुंडा ट्रेंच लाइज इन, यानी सुंडा ट्रेंच जो है कहां पर स्थित है? अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन या फिर अंटार्कटिका ओशन में? आंसर क्या हो जाएगा सुंडा ट्रेंच के बारे में? तो सुंडा ट्रेंच जो है डियर, ये हमारे हिंद महासागर में है। कहां पर है? हिंद महासागर में। ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन के आंसर की। लेकिन अगर ये पूछा जाए सबसे एक प्रकार से प्रशांत महासागर जैसे आपका जो है, इसे जो है रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ा महासागर है जहां पर ज्वालामुखी सर्वाधिक है, जिसके कारण इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। साथ ही साथ जो है इसी प्रशांत महासागर जो है, यहीं पर दुनिया की सबसे गहरी सुरंग है मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच भी है, याद रखिएगा। 11,000 से ज्यादा मीटर की उसकी गहराई है मैरियाना ट्रेंच की। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। आंसर है आपके इस क्वेश्चन का इंडियन ओशन। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? यानी हमारे संविधान का ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 22? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? चलिए आंसर क्या हो जाएगा? सारे लोग आंसर करने का प्रयास आप लोग जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और याद रखिएगा भारत के नागरिकों को आर्टिकल 19 जो है ये केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है देश में, कहीं पर भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी यहाँ पर निवास रहने की स्वतंत्रता है हमारे देश में। ये सारे जो राइट्स हैं आर्टिकल 19 के तहत जो है हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के अंतर्गत। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यानी एक चुनाव आयुक्त को जो है किसकी सिफारिश पर उसके पद से हटाया जा सकता है? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के, भारत के राष्ट्रपति या फिर संसद? सिफारिश की बात की गई है। सिफारिश किसकी होनी चाहिए? तो सिफारिश होनी चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त की। किसकी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक सिफारिश होनी चाहिए। और वर्तमान में कौन है? 25वें मुख्य न्यायाधीश हैं राजीव कुमार। क्या नाम है डियर? राजीव कुमार है, जिनको अभी हाल ही में नेपाल में एक प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार से चुनाव एक प्रकार से आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, चुनाव समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था। कहां पर? नेपाल में चुनाव जो हो रहे थे। आंसर है इस क्वेश्चन का बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू पंचायत लाइज विथ, यानी पंचायतों के चुनाव से संबंधित जो मामले हैं उन पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास होती है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद के पास, राज्य विधानमंडल, राज्य चुनाव आयोग या फिर भारत का चुनाव आयोग? बात की गई है किसके लिए? तो पंचायत के चुनाव के लिए। हमने आपको बताया भी है कई बार कि बात जब पंचायत के चुनाव की हो तो पंचायत के चुनाव का निर्धारण जो है राज्य चुनाव आयोग करता है। और इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी पंचायत के चुनाव से संबंधित नियम कानून बनाने का जो अधिकार है ये राज्य चुनाव आयोग के पास होता है। और आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का तीसरा, आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसी के साथ सबसे अंतिम क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, यानी भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके निर्वाचक मंडल जो है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। साथ ही साथ जो है स्टेट के जो है विधानसभा के चुने हुए मेंबर्स होते हैं, ये सारे शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति की बात की गई है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है
कौन शामिल होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम लोग बात करें डियर, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, यानी मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदन का मतलब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के मेंबर इसमें शामिल होते हैं। और हमने आपको बताया है कि सरल, सरल का मतलब क्या होता है, सा से आपका होता है संसद, जिसका उल्लेख आर्टिकल 79 में है। रा से आपका मतलब होता है क्या, राज्यसभा, जिसका उल्लेख आर्टिकल 80 में है। और ला से मतलब होता है लोकसभा, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में किया गया है। तो ये तीनों याद रखिएगा, सरल है यानी आर्टिकल 79, 80 और 81 में इसका उल्लेख मिलता है संसद का, राज्यसभा का और लोकसभा का। इस प्रकार से आज का जो सेशन है डियर वो आपका कंप्लीट होता है। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक बार कमेंट में आंसर करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा था। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।